औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ख़वातीन व हज़रात, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो यकीनन ही आप सब लोगों के लिए नया नहीं है। तकरीबन हर घर में और हर फैमिली में उन मसाइल से लोग दो चार हैं और बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया है और हमसे इस बारे में बात करने के लिए उन्होंने कहा है। आज का जो मौजू है वो है गाल स्टोन्स यानी पित्ते की जो पथरी का मसला है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह आज बात करने वाले हैं। गल स्टोन्स हैं क्या, ये बनती क्यों है, किन लोगों में ज़्यादा बनती हैं, इसकी पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। आज मैं आपको मुख्तसर और थोड़ा सा आसान अल्फाज में ये समझा देता हूँ कि गल स्टोन्स या पित्ते की पथरी की बुनियादी वजूहात क्या है और अगर किसी को खुदा न खास्ता ये हो जाए तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो पित्ते का मैं आपको फंक्शन बता दूं कि पित्ता यानी गाल ब्लैडर जो है वो बुनियादी तौर पे बाइल वहाँ पे स्टोर होता है जो हमारे जिगर में बन के आ रहा होता है और फिर ये आके पित्ते में थोड़े अरसे के लिए स्टोर हो जाता है। जैसे ही हम कोई खाना खा लें और मुरगन चीज़ खा लें, उसकी डाइजेशन यानी उसके हाजमे के लिए जो है ये बाइल ज़रूरी है। अब ये गाल ब्लैडर फिर कंट्रैक्ट होके और वो बाइल यानी वो अपनी रतूबत जो है वो इंटेस्टाइन्स की तरफ खाने के बाद वो भेज देता है, जिसकी वजह से जो फैट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन होती रहती है और हमारे हाजमे का अमल जो है वो जारी रहता है। अब गाल स्टोन्स क्यों बनती हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रूल ऑफ 5F बता देता हूँ। जब भी लोगों ने गूगल किया है या सर्च करते हैं या ज़्यादातर लोग ये सर्च करते हैं तो रूल ऑफ 5F वो आपको यानी 5F का एक कानून आपको आपके सामने आता है। वो क्या है? वो है फेयर, फैट, फीमेल, 40 और फर्टाइल। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये लोग जो है गाल ब्लैडर स्टोन्स यानी पित्ते की पथरी का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। उनमें जो गोरी रंगत वाले हैं यानी हमारे एशियंस नहीं बल्कि यूरोपियंस और जो गोरे लोग हैं वो उनमें इसकी जो तनासुब है वो ज़्यादा है। इसके अलावा 40 जो लोग 40 साल की एज तक पहुंचते हैं, खुसूसन फीमेल्स जो कि ख़वातीन हैं, उनमें ये रेशो काफ़ी ज़्यादा है और जब वो 40 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो उनमें गाल स्टोन्स का मसला ज़्यादा हो जाता है। और फर्टाइल मतलब वो ख़वातीन जो ज़चगी के अमल से गुजरती हैं, जिनमें हमल हो जाता है और बार बार ज़चगी के साथ जो है उनमें ये शिकायत कॉमनली आ जाती है कि उनको पित्ते की पथरी की शिकायत आ जाती है। अब इस तरह किस तरह आपको पता चल जाए कि खुदा न खास्ता आप पित्ते की पथरी का शिकार हैं। ऐसे होता है कि जिन लोगों में पित्ते की पथरी हो उनमें बुनियादी तौर पे पहले जब ये अलामात ज़ाहिर होती हैं उनमें पहले हाजमे की खराबी और जो मैदे की तेज़ाबियत है, मैदे की जलन है और मैदे का दर्द है वो लोगों में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और खुसूसन जब वो ऐसा खाना इस्तेमाल करते हैं जिनमें फैट्स ज़्यादा हों या मुरगन चीज़ अगर वो इस्तेमाल करें या चर्बी वाली चीज़ अगर वो इस्तेमाल करें तो उन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा आ जाती है। दर्द और जलन और बदहज़मी की जो शिकायत है इन लोगों में ज़्यादा हो जाती है। बदहज़मी की शिकायत के साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द जो है ये पसलियों राइट साइड पे यानी सीधी तरफ पसलियों के नीचे फिर ये दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसी अलामात हैं जिनसे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि खुदा न खास्ता किसी में पित्ते की या गाल ब्लैडर स्टोन्स तो नहीं है। अगर किसी में ये अलामात पाई जाए तो क्या ऐसी चीज़ें हैं यानी वो क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उन लोगों में गाल स्टोन ज़्यादा बनते हैं। अब जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि गाल ब्लैडर में जो रतूबत यानी बाइल जो बनती है उसमें हाजमे के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे फैट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। सो जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो, ट्राइग्लिसराइड्स की मिकदार ज़्यादा हो और जिन लोगों की खुराक में फैट्स ज़्यादा हो यानी चर्बी ज़्यादा हो, वो चर्बी वाली मुर्रगन चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिस तरह देसी घी वगैरह हो गया, जिस तरह जी पनीर मक्खन वगैरह हो गए और इसी तरह जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल जो ज़्यादा करते हैं उन लोगों में खुसूसी तौर पे फिर पित्ते की पथरी बनने का अमल वो हो सकता है। इसके अलावा बॉडी में एक चीज़ बनती है जिसे बिलिरुबिन कहा जाता है। बिलिरुबिन बुनियादी तौर पे हमारे जो ब्लड यानी खून के जो खुलिये हैं वो जब अपना लाइफ स्पैन यानी अपनी ज़िंदगी उनकी पूरी हो जाती है और वो वापस
टूट जाते हैं और फिर नए सेल्स बनते हैं। इस अमल के दौरान बिलिरुबिन जो है वो बनता है। बिलिरुबिन किन चीजों के साथ ज्यादा बनता है? उन लोगों में जिनमें जिगर की दायमी बीमारियां हो, जिन लोगों को हेपेटाइटिस हो, सिरोसिस हो, या इस तरह जो फैटी लिवर यानी जिनके लिवर पे या जिगर पे चर्बी का वो लोग शिकार हो, इन लोगों में उसका रुझान ज्यादा होता है। या उन लोगों में जिन लोगों में खून की कुछ बीमारियां हो, सपोज जिस तरह थैलेसीमिया के मरीज हैं कि उनका खून बार बार उनको लग रहा होता है और उनका खून के जो सेल्स हैं या खुलिये हैं उनके टूटने और बनने का अमल तेजी से जारी रहता है, इन लोगों में भी बिलिरुबिन की मिकदार थोड़ी सी ज्यादा होती है और इन लोगों में जॉन्डिस की अलामत यानी आंखों में पीलापन ये पाया जाता है। इन लोगों में भी पित्ते की पथरियां बनने का जो अमल है वो तेज हो सकता है। अब पित्ते की पथरी अगर किसी में बन गई है, किसी को पित्ते की पथरी का मसला हो, तो क्या एहतियाती तदाबीर है, सबसे पहले क्या किया जाए, फिर इसका इलाज कैसे किया जाए, सो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका डॉक्टर अगर अल्ट्रासाउंड के जरिए इस बात की तस्दीक कर दे कि आपके पित्ते में जो है वो पथरी की शिकायत है और अल्ट्रासाउंड पे ये बात साबित हो जाए कि आपके पित्ते में पथरी की शिकायत है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? नंबर एक चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि मुरगन ग़िज़ाएं जितनी है वो बंद कर दें, जिसमें जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि मक्खन, देसी घी वगैरह, मुरगन चीज़ें, तली हुई चीज़ें, उनका इस्तेमाल कम कर दें। इसके अलावा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि जो बिलिरुबिन नेचुरली हमारे बदन में बन रहा है, वही बिलिरुबिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से जमकर और उससे पथरी बनने के अमल में तेजी आ जाती है। सो अगर आप पानी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, आपका यूरिन ज़्यादा होगा, सो आपके बिलिरुबिन का अखराज भी ज़्यादा होता है और ये बिलिरुबिन जो है ये पथरी बनने के अमल से रोक जाता है और आपके यूरिन में इसका अखराज हो जाता है। खाने पीने के अलावा अगर ये कहा जाए कि इसके और इलाज क्या है, तो वो ऐसे है कि आप जो है तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स यानी एक वक्त में बहुत ज़्यादा ना खाएं, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद थोड़ा थोड़ा करके खाया करें और खुसूसी तौर पे जो सब्जियां और फल हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा किया करें। इसी के साथ साथ पानी, कावा वगैरह आपके लिए वो तकरीबन फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर फिर भी आपको ये अलामत रहती हैं और आपके मैदे की शिकायत आपको रहती है, तो डॉक्टर आपको मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं, जिनमें मैदे की दवाइयों के साथ साथ हाजमे की दवाइयाँ और जो आजकल फॉर्मुलेशंस भी अवेलेबल हैं, जो एंजाइम्स अवेलेबल हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो फॉर्मुलेशन की सूरत में भी अवेलेबल हैं। सो वो भी आपको तजवीज़ करके और आपका जो इन्हिज़ाम का अमल है, हाजमे का जो अमल है, उसमें आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है और आपके गाल स्टोन्स की जो शरह है वो कम हो सकती है। अगर किसी में ये गाल स्टोन्स बढ़ जाए, इनकी पेचीदगी क्या हो सकती है? गाल स्टोन्स की पेचीदगियों में सबसे पहले जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि गाल स्टोन्स जिनमें हो उनमें बार बार जो पित्ता है उसका सूजने का अमल और उसमें बार बार ये स्टोन्स जो है उसको इरिटेट करती है और उसमें दर्द का अमल ज़्यादा होता है। जब ये पित्ते में जख्म आ जाए तो इसके साथ साथ पित्ते की सूजन, जख्म, वर्म और सोजिश की वजह से जो है सो बंदे को बुखार भी हो सकता है। पेट यानी जो पसलियों के इर्द गिर्द एरिया है उनमें दर्द भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और इसके साथ साथ खुसूसन उल्टियाँ आने का जो अमल है वो होता है। सो इन लोगों में बुखार के साथ साथ पेट का दर्द, मैदे का दर्द और उल्टियाँ आने की अलामत वो ज़्यादा हो सकती है। इस सूरत में क्या किया जाए? इस सूरत में अपने डॉक्टर से मशवरा करें और आपका डॉक्टर आपको दवाइयाँ तजवीज़ कर सकता है। जब तक ये पित्ते की सूजन का अमल जो है वो जारी रहेगा तब तक आप दवाइयाँ खाते रहेंगे। एक ऐसी सूरत आती है जिसमें ये स्टोन जो है इसका इखराज पॉसिबल नहीं है, इसका कोई और इलाज बाकी नहीं रहता, सो इसके लिए फिर हम सर्जिकल अप्रोच यानी ऑपरेशन का मशवरा देते हैं। ये ऑपरेशन मुख्तलिफ हो सकते हैं। आजकल जो है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी या जिसे उर्फ आम में लोग लेज़र वाला ऑपरेशन बोलते हैं, वो आजकल पसंद भी किया जाता है और उसके जो नुकसानात हैं वो भी कम है और उसके साथ साथ जो मॉर्बिडिटी है वो कम हो जाती है, यानी आपका बिस्तर पर या ऑपरेशन के बाद जो आपका बीमार रहने का जो दौरानिया है वो कम हो जाता है और आप जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं। अगर लेप्रोस्कोपी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, कुछ छोटे शहर हैं जहाँ पे लेप्रोस्कोपी की सहूलत मुयसर नहीं है या सर्जिकल स्किल्स वहाँ पे ऐसी मुयसर नहीं है, तो फिर ये लोग जो है ओपन ऑपरेशन के जरिए भी सर्जन इसका सद्भाव कर सकता है, इसका इलाज कर सकता है। जिन लोगों में इस पित्ते का ऑपरेशन हो जाए उन लोगों में फिर क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार की जाए? जिन लोगों में ये ऑपरेशन हो जाए
तो उनका बाइल का जो स्टोरेज है वो कम हो जाती है और इनमें हाजमे के जो मसाइल हैं ये लोग ज़्यादातर उसका शिकार रहते हैं। सो फिर भी ऐसे है कि आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स खुराक की सूरत में इस्तेमाल करने हैं और मुर्रगन ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज़ करना है, एक्सरसाइज करनी है, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और जो आपका मुआलिज आपको इलाज और परहेज़ बता दे, आपने वो जारी रखना है। सो उम्मीद करता हूँ कि इन बातों पर अमल करके आप एक अच्छी, खुश-खुर्रम और खूबसूरत, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और कुछ बीमारियाँ अगर ऐसी हैं, जिनके बारे में जिनकी अलामात, इलाज या रोकथाम के बारे में आप हमसे सवाल करना चाहते हैं, सो हमारे क्वेश्चन सेशंस में उसका आप कर सकते हैं अपने सवालात और ड्रॉप कीजिएगा अपने सवालात हमारे कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह हम उसका जवाब देकर आपकी रहनुमाई करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।